हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का मैथ्स का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देखने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, आंतर गुणन समष्टि। लेकिन इसका डेफिनेशन देखने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे, फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मान लेते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हम पहले कुछ बेसिक पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पहुंचेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, तो देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बिलोंग करता है सी में। सी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। और ये जो एलिमेंट है एक्स और वाई वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में। और हम ये भी जानते हैं कि i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 एक समृद्ध संख्या है। ठीक है, यहाँ x z का वास्तविक भाग है। हम जो x से वाला पार्ट है इस पार्ट को बोलेंगे वास्तविक भाग, रियल पार्ट। और यहाँ पे ये जो y है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, y एक कल्पित भाग है जिसे हम इमेजिनरी ऑफ z से डिनोट करते हैं। मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z और y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो z का मापांक क्या होता है? z के मापांक के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का रूट जो होता है वही क्या कहलाता है? मॉडुलस कहलाता है, मापांक कहलाता है। अगर z की संयुग्मी की बात करें, कॉन्जुगेट की बात करें, तो z अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है या फिर एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, ए प्लस आई भी ले लेते हैं, तो जेड बार क्या हो जाता है? जहां जहां आई है वो पार्ट जो है माइनस हो जाता है, मतलब ए माइनस आई भी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी गया है, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो तो जेड बार इक्वल टू या फिर जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें, मतलब ये उसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? जेड बार हो गया। अगर उन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? टू रियल पार्ट ऑफ जेड मिलेगा। जैसे कि जेड प्लस जेड बार, इसका मतलब क्या हो गया? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार मतलब एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। आई वाई कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? 2x आ गया। इसी प्रकार आप इसको भी निकाल सकते हो, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2i y। इट मीन्स 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z, y क्या है? इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। वैसे ही z इंटू जेड बार करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। देख लेते हैं उसको भी। देखिए z इंटू जेड बार, z की वैल्यू कितनी होती है? x प्लस आई वाई, और z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। यहाँ पे -1 आ गया, वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार आप निकाल सकते हो यहाँ पे। अब देखिए मॉड ऑफ जेड, मतलब जेड का मापांक, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? 0 होगा। 0 तब होगा ये जब x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होगा, तभी मापांक जो है इसका 0 होगा। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, अगर z बार ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? x माइनस आई वाई। ठीक है, मतलब जो i जहाँ पे है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। वैसे ही अगर फिर से बार लगा देते हैं, इसमें जेड बार होल बार लग गया, फिर से इसमें बार लग गया, तो क्या हो जाएगा? जहां आई है वो माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस आई वाई हो जाएगा इक्वल टू जेड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अगर जेड बार का मापांक और z का मापांक निकाले, दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि z का मापांक क्या हो जाएगा? z का मापांक हम जानते हैं, z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो z का मापांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अगर इसके बार की बात करें, z बार या z कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई। तो मॉड ऑफ
जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आई माइनस वाई का स्क्वायर, आई नहीं आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती है, चाहे उसमें कॉन्जुगेट लगा हो चाहे कॉन्जुगेट ना लगा हो, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उसका जो मापांक होगा, मॉडुलस होगा, वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखना है आगे के लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर Z1 और Z2 दो समृद्ध संख्याएं हो तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। वैसे ही Z1 प्लस Z2 का जो माप कॉन्जुगेट होता है वो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। अगर कहीं पे Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन में है, उसका कॉन्जुगेट अगर देखते हैं तो वो Z1 का कॉन्जुगेट पर्टिकुलर अलग अलग कॉन्जुगेट करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का वैल्यू सेम आता है। वैसे ही यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का अगर कॉन्जुगेट देखा जाए, Z1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे और देख लेते हैं। अब इसके बाद में ये सब हो गया हमारे पास, तब सदिश एक्स वाई स्टार एक्स और वाई का आंतर गुणनफल कहलाता है। इसे एक्स वाई से निरूपित कहते हैं। एक्स वाई स्टार का मतलब क्या है आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजुगेट। ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट मिलकर बनता है ट्रांजुगेट, मतलब कि अगर वाई स्टार लिखा है इसका मतलब यह है कि वाई में कॉन्जुगेट भी लगा होगा और उसका ट्रांसपोज भी होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजुगेट या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, तो वाई स्टार का मतलब ये हो गया। तो एक्स वाई स्टार एक्स और वाई का आंतर गुणनफल इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कहलाता है तथा इसे ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में एक्स वाई से निरूपित कहते हैं। अब एक्स वाई स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, एक्स की वैल्यू x1 x2 अप टू सो ऑन xn, वाई की वैल्यू y1 कॉन्जुगेट y2 कॉन्जुगेट अप टू सो ऑन yn। अब यहाँ पे ट्रांसपोज लगा, इसलिए ये जो है रो मैट्रिक्स ना बन के कॉलम मैट्रिक्स बन गया, उसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का मल्टीप्लीकेशन y1 कॉन्जुगेट के साथ होगा, तो x1 y1 कॉन्जुगेट प्लस x2 y2 कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन xn yn कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, अतः x और y का जो अंतर गुणनफल होगा, इनर प्रोडक्ट जो होगा, वो किस प्रकार से होगा, ये इससे डिनोट कहते हैं इसको एक्स वाई से, स्मॉल ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई से डिनोट कहते हैं इसको, जो कि किसके इक्वल होगा, एक्स वाई स्टार के इक्वल होगा। और x1 y1 कॉन्जुगेट x2 y2 कॉन्जुगेट अप टू सो ऑन xn yn कॉन्जुगेट क्या कहलाता है, आंतर गुणनफल कहलाता है या फिर इनर प्रोडक्ट कहते हैं x और y का। ठीक है, यहाँ पे हमें एक अदिश वैल्यू प्राप्त होगा एक्स वाई स्टार और एक्स वाई स्टार में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। एक्स वाई स्टार एक 1x1 अवयव है, मतलब कि एक नॉर्मल नंबर हमारे पास मिल गया। दो सदिशों का आंतर गुणनफल इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि x तथा y दो समृष्ट n सदिश हैं, कॉम्प्लेक्स n वेक्टर हैं, जिन्हें पंक्ति सदिश के रूप में लिखा गया है। मान लेते हैं एक्स वाई जो है बिलोंग करता है Vn में। Vnc का मतलब ये होता है कि वो जो है V जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, मतलब उसके टपल में n एलिमेंट आएंगे, जैसे ये x1 हो गया x2 हो गया तो सो ऑन xn एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसलिए Vnc लिखा हुआ है। जैसे कि अगर A कोई सेट हो गया, B कोई सेट हो गया, इसके एलिमेंट अगर A क्रॉस B मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका एलिमेंट कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है A B सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। इसी प्रकार अगर A क्रॉस B क्रॉस C लेते हैं तो क्या हो जाता है, थ्री टपल बनता है A B C, जिसमें A बिलोंग करता है A में, B बिलोंग करता है B में और C बिलोंग करता है C में। तो इस प्रकार से अगर उसी को n टाइम्स लिखा जाए तो n टपल्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू x1 x2 xn और y इज इक्वल टू y1 y2 yn लिया गया है। देखिए आगे, तो यहाँ पे हम ये जान गए कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्टार होता है, जो कि 1x1 मैट्रिक्स है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है।
हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। किसी भी दो वेक्टर का अगर हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है या फिर आंतर गुणन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे थ्री वेक्टर्स दिए गए हैं, x1 इज इक्वल टू 1 1 1, x2 इज इक्वल टू 2 1 2, x3 इज इक्वल टू 1 - 2 1, जो कि बिलोंग करता है V3R में। अब देखो यहाँ पे V3I लिखा हुआ है तो इसमें 3 एलिमेंट आएंगे, अगर वही V4 आता तो इसमें 4 एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में x1 इज इक्वल टू 1 1 1 है, उसको एज इट इज लिख दिए। x2 बार, अब देखो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो x2 ट्रांसपोज, तो यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो आपको कॉन्जुगेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट वहीं पे लगता है जहाँ पे आई होता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लगाओगे तब भी वही आंसर निकलने वाला है जो बिना कॉन्जुगेट के निकलेगा। जैसे कि अगर x इक्वल टू 5 है, अगर इसमें कॉन्जुगेट लगा देते हैं तो वो 5 ही रहेगा। अगर x इक्वल टू 5 प्लस 3i होता तब क्या होता, उसका जो कॉन्जुगेट होता वो 5 - 3i होता। तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, तो सीधा डैश लगा दो तब भी बन जाएगा। तो यही इसका इनर प्रोडक्ट होगा। अब देखो x1 की वैल्यू 1 1 1, x2 की वैल्यू 2 1 2, ट्रांसपोज की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया और ये दिया हुआ है रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा और 1 × 2 हो जाएगा। तो 1 × 2 1 × 1 1 × 2, तो 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5। तो x1 x2 का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे ही x1 x3 का निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू 1 1 1, x3 की वैल्यू 1 - 2 1, ठीक है, दिया हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 + 1 × -2 + 1 × 1 क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो गया और ये -2 तो 0 हो जाएगा। मतलब x1 और x3 का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देख लेते हैं आगे। x1 x1 डेज, x1 का x1 के साथ ही इनर प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो x1 x1 डेज, x1 में कितने एलिमेंट हैं, 1 1 1 है, और x1 डेज में भी 1 1 1 हो जाएंगे, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 = 3 आ गया। अगर आप कहीं पे भी x और x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो उसके एलिमेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब कि अगर x में 1 2 3 है, सपोज कह लेते हैं कि कोई और सेट लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है। तो जब a और a का इनर प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, आंतर गुणन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि ये 1 + 4 + 9 इज इक्वल टू 13 मिल जाएंगे, हम लोग को 14 मिल जाएंगे यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप ऐसे स्क्वायर करके निकाल सकते हो, अगर सेम सेम एलिमेंट है या फिर सेम सेम यहाँ पे वेक्टर लेते हैं तब की बात है वो, ठीक है। देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे सेम सेम वेक्टर लिया गया था, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाता तब भी वो 3 आ ही जाता। वैसे ही यहाँ पे फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है 3x1। अब x1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किए तो 3 3 3 हो गया, और यहाँ पे 2 × 2 x2 की वैल्यू, ठीक है, 2 × 2 x2 की वैल्यू है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 हो गया, 3 × 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 हो गया, 6 6 12 + 3 15 हो जाएगा। तो 3x1 x2 इज इक्वल टू 3 कॉमन निकल जाएंगे और x1 x2 आ जाएगा, 3 × x1 x2 हो जाएगा। मतलब कि हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं अगर कोई स्केलर हमारे पास में है तो। इसके बाद देखो, तो ये सब हमारे पास एग्जांपल थे किसी भी मैट्रिक्स का इनर प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखिए इसमें आंतर गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो इसमें एक थ्योरम लिया गया है, एक्स वाई जेड 3 वेक्टर लिए गए यहाँ पे, ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स हमारे पास n वेक्टर्स हैं, जिसमें इसमें n एलिमेंट होंगे, इसमें n एलिमेंट होंगे, इसमें n एलिमेंट होंगे, तथा a बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, a बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आपको ये सब प्रॉपर्टी याद रखना होगा आगे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए फर्स्ट है हमारे पास में एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तथा हमेशा क्या होगा, किसी भी वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट होगा उसी के साथ में, उसी वेक्टर के साथ में
वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या तो जीरो हो जाएगा। हम ये जानते हैं किसी भी वेक्टर को खुद के साथ इनर प्रोडक्ट निकालने पर क्या होता है, उसी का स्क्वायर निकल जाता है। अगर ए बी सी है, एक्स इक्वल टू ए बी सी एलिमेंट है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमेशा अगर स्क्वायर आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव एलिमेंट होंगे तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमेशा एक्स एक्स मतलब किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ में निकालने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। और तथा वो जो वेक्टर है जीरो तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, या फिर वो खुद जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, तभी वो जीरो के बराबर होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर x इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 14 हो जाता है। कोई भी एलिमेंट ले लें, अगर वो पूरे के पूरे एलिमेंट जीरो नहीं है तब तक वो जीरो नहीं हो सकता। इसलिए x जो है एक जीरो वेक्टर होना चाहिए, तभी उसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। जैसे सेकेंड प्रॉपर्टी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट, अगर इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वाई कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट होकर के उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पे इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, एक्स प्लस वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई जेड, मतलब इसका इनर प्रोडक्ट और इसका इनर प्रोडक्ट निकालोगे वो इक्वल होगा एक्स प्लस वाई जेड के, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए है और वो फर्स्ट वाले एलिमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाले वेक्टर में के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम उसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर 3x और y लिखा हुआ है तो 3xy हो जाएगा, हम इसका इनर प्रोडक्ट अलग से निकाल लेंगे। लेकिन अगर या फिर यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता, मान लीजिए 2i रहे, तब भी ये 2i बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वही x और 2i यहाँ पे रहे, तब क्या होगा, उसमें कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। मतलब 2i लिखा हुआ है, जब उसको बाहर निकालेंगे 2i का उसमें बार लग जाएगा और xy का xy रहेगा वहां पे। और जब 2i का बार लग गया मतलब i है अगर उसमें, तो -2i हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं होगा। अगर फर्स्ट वाले वेक्टर में लगा हुआ है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर, तो उसमें बार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्जुगेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर y सेकंड वाले वेक्टर में लिखा हुआ है, तो जब आप उसको उस इनर प्रोडक्ट से बाहर निकालोगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा या फिर उसमें कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो रियल नंबर है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वही वैल्यू फिर से मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।